हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, साथ ही साथ कार्बन रजिस्टर्स और ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो हमने इससे पहले के लेक्चर में आपको क्या बताया था, ये हम देख लेते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इस पर हमने आपको फॉर्मूले बताए थे। साथ ही साथ कई चीज़ें बताई थी, जैसे कि रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, वहीं पे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, यानी कि कंडक्टेंस यानी कि चालन, यहीं पे रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट चालकता या चालकता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इनमें जो फॉर्मूले थे और साथ ही साथ इनके यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला, इनके बारे में हमने आपको इससे पहले के वीडियो लेक्चर में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। मतलब आपके पास एक वायर है, उसकी कोई थिकनेस दी है, उसका कोई लेंथ है। मान लेते हैं जो वायर हमको दिया गया है उसका लेंथ कितना है, L1 है, और उसकी एरिया कितनी है, A1 है। अगर हम उसको स्ट्रेच करें यानी कि उसको हम खींचें तो उसका लेंथ बदल जाएगा और लेंथ के साथ साथ एरिया भी बदलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे चलकर देखते हैं कि जब हम स्ट्रेचिंग ऑफ वायर करते हैं तब हमें दोनों का जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या चेंज मिलता है, और अगर हम रेजिस्टेंस का रेशियो निकालें तो उसका क्या फॉर्मूला हमको मिलेगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, यानी कि तार में खिंचाव। ठीक है, तार में खिंचाव यानी कि स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। हम क्या करने जा रहे हैं, तार में खिंचाव, यानी कि हमारे पास एक वायर है, उसको हम थोड़ा सा खींचेंगे, जिससे उसमें क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, यानी कि विकृति पैदा होगी। तो चलिए उससे देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, इस वायर का लेंथ मान लेते हैं कितना है, L1 है, और एरिया कितनी है, A1 है। मान लेते हैं लेंथ कितना है, L1, और एरिया इसका कितना है, A1 है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1 है, और लेंथ कितना है, L1 है। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, और जो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा यानी कि प्रतिरोधकता अर्थात रेजिस्टिविटी, वो कितना मान लेते हैं, रो मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर हम बात करें कॉपर वायर की, तो कॉपर के कितने भी वायर आप ले लें, सबकी रेजिस्टिविटी आपकी क्या होगी, सेम होगी। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल किसका है। तो कॉपर का अलग, सिल्वर का अलग, ऐसे सभी मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका होता है, सिल्वर का। इसी वजह से उसको बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है, यानी कि सबसे अच्छा सुचालक कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके पास एक वायर जिसका लेंथ कितना है, L1, और क्रॉस सेक्शनल एरिया उस वायर की कितनी है, A1 है। अगर हम इस वायर को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, यानी कि इस वायर को खींचते हैं, तो स्ट्रेच करने पर इस वायर की लेंथ बढ़ गई, और जाहिर सी बात है लेंथ अगर बढ़ेगी तो थिकनेस कम हो जाएगा, तो थिकनेस भी कम हो गया। यानी कि सपोज दैट यहाँ पे लेंथ कितना हो गया इसका, अब हो गया L2, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2 हो जाएगा, और ऐसे समय में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2। लेकिन उस पदार्थ यानी कि उस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो कितना रहेगा, रो ही रहेगा। ये उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता उतनी ही रहेगी। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, यानी कि R1/R2, तो जैसा कि आपको पता है R का एक फॉर्मूला आपको मैंने कई बार बताया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू L/A। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है
रो इंटू एल अपॉन ए। और मैंने ये भी बताया रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि वहाँ पे उसके नेचर क्या है, जो वायर है उसका नेचर क्या है। तो लेंथ पे डिपेंड करता है अर्थात लंबाई पे, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है, और यहीं पे एरिया यानी कि क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे जो सिंबल आप रो देख रहे हैं इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं यानी कि प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो अगर हम R1 यहाँ से निकालना चाहें तो इसी फॉर्मूले में R1 इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L1 अपॉन A1, और यहाँ पे हो जाएगा R2 इक्वल टू रो इंटू L2 अपॉन A2। थोड़ी सी चीज़ें और समझिए कि जो वायर हमने लिया है, मान लेते हैं ये वायर है, सपोज दैट ये वायर है किसका, कॉपर का, तो हमने उसी वायर को तो खींचा है, और उसी वायर को खींचा है तो क्या कॉपर की प्रॉपर्टी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो ये वायर भी किसका है, कॉपर का ही है। तो दोनों वायर अगर हैं तो दोनों वायर का मतलब वायर तो एक ही था, पहले हमने उसको स्ट्रेच नहीं किया, दूसरे सिचुएशन में उसको स्ट्रेच कर रहे हैं यानी कि उसको खींच रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपर का ही वायर है। ठीक है। तो जो उसका रो होगा यानी कि जो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम रहेगा। इसीलिए मैंने दोनों सिचुएशंस में रो यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे रो यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, सेम होगा दोनों का। देन आपका R1 R2 ये हो गया। अब यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करें तो R1 की जगह हम रखेंगे रो इंटू L1 अपॉन A1 एंड देन रो इंटू L2 अपॉन A2, ये मैं रखूँगा। ठीक है। और आप देखेंगे तो रो से रो कैंसिल, देन आपको क्या मिलेगा, A2 ऊपर चला जाएगा और L2 A1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे L1 अपॉन L2 और साथ ही साथ A2 अपॉन A1 ये आपको मिलेगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जिस वायर को हमने स्ट्रेच किया है तो इनिशियल सिचुएशंस में और आफ्टर स्ट्रेचिंग यानी कि खींचने के बाद उसका जो वॉल्यूम है यानी कि जो उसका आयतन है वो सेम रहेगा। ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात, हमारे पास जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में भी है। और आपको पता है वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, यानी कि अगर हम वॉल्यूम निकालें इस वायर का, पहले वायर का, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा पहले वायर का एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया कितना है A1 और लेंथ कितना है L1। यहीं पे अगर दूसरे वायर का वॉल्यूम निकालें तो यहाँ पे भी वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना है A2 और लेंथ कितना है L2 है। और आपको पता है कि वायर सेम है, हमने एक ही वायर लेके उसी को क्या किया, स्ट्रेच किया है, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा दोनों सिचुएशंस में। बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग जो इसका वॉल्यूम है वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं कि A1 L1 इक्वल टू A2 L2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि वॉल्यूम इनका क्या है, सेम है। और ऐसे समय में यहाँ से L1 अपॉन L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, L1 अपॉन L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1, L2 को मैंने इधर भेजा तो A1 को मैंने एक साथ भेज दिया। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो अभी अभी जस्ट आपने ये फॉर्मूला निकाला है L1 अपॉन L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1, ये आपका यहाँ पे काम करेगा। कैसे काम करेगा देखते हैं। ये तो हमें एक फार्मूला मिल गया, ये फार्मूला हमको एक मिल गया। क्या फार्मूला मिला, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, ये हमको एक फार्मूला मिला। अब हम करेंगे क्या, इसी फार्मूले में जो R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या था, L1 अपॉन L2, क्या मैं L1 अपॉन L2 की जगह A2 अपॉन A1 रख सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने निकाला है इससे। ठीक है। तो L1 अपॉन L2 की जगह मैं क्या रख दूँ, इस फार्मूले में इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1, तो यहाँ पे अगर इस फार्मूले में हम A2 अपॉन A1 रख दें तो बगल में भी A2 अपॉन A1 है, और हमने L1 अपॉन L2 की जगह क्या रख दिया, A2 अपॉन A1।
क्योंकि इक्वल वैल्यूज है। तो यहाँ पे A2/A1 दो बार है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आपका एक क्या मिला, फॉर्मूला मिला, जिसमें रेजिस्टेंस का रेशियो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड दिखाया गया है, एरिया पे। ठीक है, दोनों के एरिया पता हो, एक का रेजिस्टेंस पता हो, तो सीधे सीधे आप दूसरे वायर का भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इन कंडीशन ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। यहीं पे दूसरा सिचुएशन, अगर आपके पास L1/L2 है, हम A2/A1 की वैल्यू पुट करना चाहें, तो A2/A1 की वैल्यू यहाँ से कितना पुट कर सकते हैं, L1/L2, सामने ही लिखा आपके। तो यहाँ पे अगला R1/R2 इक्वल टू, यहाँ पे L1/L2 को ऐसे रहने देते हैं, A2/A1 की जगह वैल्यू कितना पुट करेंगे, L1/L2, तो यहाँ पे हो जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। और आपको जैसा कि आपको पता है कि जो एरिया है वायर का ये होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया है वायर का कितना, पाई आर स्क्वायर। तो मान लेते हैं जो वायर है इसका कुछ रेडियस दिया है, और रेडियस इसका कितना है R1, और इसका रेडियस कितना है R2, यानी कि पहले वायर की त्रिज्या कितनी है R1 और दूसरे वायर की त्रिज्या है R2। तो यहाँ पर जब कभी हम इसकी एरिया को तोड़ करके उसके त्रिज्या के रूप में यानी कि रेडियस के रूप में रखेंगे, तो आपको पता है तार का जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम जहाँ पे A2/A1 है यहाँ पर हम रखेंगे पाई R2 स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे A1 की जगह पाई R1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 ये बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको बना लेते हैं 3rd। ठीक है, अब यहाँ पे करने के जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन अगर उठाएं हम, तो A2 की जगह A1 की जगह पहले पाई R1 स्क्वायर और A2 की जगह पाई R2 स्क्वायर अगर रखें, तो आप देखोगे पाई से पाई कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ अंदर कितना बचेगा, ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला R1/R2 इक्वल टू ये हो जाएगा R2/R1 इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। देन यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो R2/R1 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। और ये भी आपका क्या है, एक फार्मूला डेवलप हुआ, किसके लिए, आपके जब आप यहाँ पे किसके लिए रेडियस यूज करेंगे वायर का तब। ठीक है, अब रेडियस के साथ साथ डायमीटर भी यूज कर सकते हैं, और जब आप डायमीटर का यहाँ पे यूज करेंगे तो डायमीटर के लिए ध्यान में रखिए, डायमीटर हमेशा क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। और जब हम रेजिस्टेंस का रेशियो, किसका रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो हम डायमीटर के फॉर्म में निकालेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे किसके बारे में देखें, रेडियस की पावर 4 है यहाँ पे, वैसे ही आपका डायमीटर की पावर भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा D2/D1 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और फार्मूला मिलता है जहाँ पे रेजिस्टेंस डायमीटर के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो कितने आपके पास फार्मूले हो गए, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5th। ठीक है, यहाँ से आपको एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला एंड ये आपका कौन सा, 5वां फार्मूला आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी कभी स्ट्रेचिंग ऑफ वायर की बात करेंगे तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में आपको जो वैल्यूज मिलेंगे वो हमेशा R1 और R2 के रेशियो में मिलते हैं। और R1 R2 के रेशियो अगर आपको पता हो जाए तो यहाँ से आप आसानी से क्या करेंगे, एरिया भी निकाल सकते हैं, लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड आते हैं तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लेते हैं एक वायर है जिसका लेंथ क्या है, L है, खींचने के बाद इसकी लेंथ डबल हो जाती है और एरिया इसकी आधी हो जाती है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले मान लो रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है, देन आफ्टर स्ट्रेचिंग इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके जो क्वेश्चंस हैं इसमें आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने जो क्वेश्चन बोला है उसमें क्या है, आपको एरिया दिया गया है और साथ ही साथ उसका लेंथ भी बताया गया है कि जब हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो एरिया उसकी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। यानी कि लेंथ को अगर डबल करते हैं तो एरिया उसकी क्या हो गई, हाफ हो गई। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। ठंडक में आपका जो इंक है ये जल्दी रफ नहीं होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। मैंने एक बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि ठंडक में जो इंक है ये अच्छे से रफ क्यों नहीं होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और अडहेसिव और कोहेसिव फोर्स में अडहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और इसी वजह से इंक ईजिली रफ नहीं होता है। अगर आप इसको एल्कोहल का यूज करके रफ करेंगे तो बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। तो चलिए जो अगला टॉपिक है ये है आपका, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, या इसी को हम क्या नाम देंगे, इसी को नाम देते हैं हम लोग प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, या प्रतिरोधकों का समूह भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स भी कहते हैं इसको। क्लियर। चलिए, आपको पता है कि जो रजिस्टर है इसका जो सर्किट सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये किसका सिंबल है, रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक का सर्किट सिंबल है, जिसका जो मान है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं इसको हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल R से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक रजिस्टर है, ये सर्किट सिंबल है किसका, यानी कि परिपथीय चिन्ह है किसके लिए, आपके रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक के लिए। मतलब किसी भी सर्किट में अगर ऐसे बना हो तो वो वहाँ पर रजिस्टर के बारे में बताएगा, यानी कि प्रतिरोध लगा हुआ है ये बताएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स की बात करें तो इसका मतलब होता है रजिस्टर्स को जोड़ने की प्रक्रिया, यानी कि ऐड करने की प्रक्रिया, यानी कि उनको हम कैसे और किस क्रम में ऐड करें। तो इसके लिए आपको पता है कि ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं। एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, या सीरीज ग्रुपिंग कह सकते हैं। दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा है आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। कौन सा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये तीसरा है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। यहीं पे आपका पैरेलल को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा है मिश्रित संयोजन। इसको क्या कहते हैं, मिश्रित संयोजन। इसका मतलब है जो मिश्रित संयोजन है इसमें पैरेलल और सीरीज दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन होंगे। तो समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और आपके मिश्रित संयोजन, ये आपके 3 तरीके के ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गया। अब इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन पे। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे कि जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है उस परिपथ का, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है और सर्किट में जो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से श्रेणी क्रम टाइप का है, और श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास है, तो उसमें हम कैसे उस पूरे परिपथ का हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, उसमें हम कैसे उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ चीज़ें समझनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक तरीका कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे, ठीक है। एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे सिरे से सिरे तक जुड़ा होता है। मतलब अगर आपके पास एक रजिस्टर है तो एक रजिस्टर आपके पास है ये, अगला
एक रजिस्टर है तो उसको हम सीधे इसके दूसरे सिरे से जोड़ देंगे, फिर आपके पास एक और रजिस्टर है तो उसको अगले के सिरे से जोड़ देंगे। तो ऐसे करके अगर हम रजिस्टर्स को जोड़ते चले जाएं एक के बाद एक, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि एंड टू एंड कनेक्शन इसमें होता है। मतलब ये मान लेते हैं पहला रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है और ये तीसरा रजिस्टर है। तो पहले रजिस्टर का अंतिम सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा हुआ है, दूसरे का अंतिम तीसरे के पहले से, तीसरे का अंतिम चौथे के पहले से, ऐसे करके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन है, यानी कि सिरे से सिरे तक का संयोजन माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा यहाँ पे सबसे मुख्य बात ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन ब्रांच। मतलब सीधी सीधी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन प्रदर्शित करने वाली जो शाखा है वो भी किसकी, सर्किट की, वहाँ पर याद रखिए कि जो करंट होगा वो सेम होगा। मतलब मान लेते हैं सर्किट से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो 2 एम्पियर की करंट इस पहले रजिस्टर से भी जाएगा, इस दूसरे रजिस्टर से भी जाएगा और तीसरे रजिस्टर से भी उतना ही करंट यानी कि प्रवाहित होगा। धारा का मान सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो क्लियर यहाँ पे चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कैसे होंगी, फिर से सुन लो। एंड टू एंड कनेक्शन है, यानी कि सिरे से सिरे को जोड़ दिया जाए, आखिरी सिरे को अगले के पहले सिरे से जोड़ दें। ठीक है, और बचा हुआ जो 2 सिरा है यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 सिरे जो आपके स्टार्टिंग सिरा है और अंतिम वाले का लास्ट वाला सिरा, यानी कि लास्ट वाला एंड है, वहाँ पर आप बैटरी जोड़ देंगे या सेल जोड़ देंगे। ठीक है, तो करंट रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन ब्रांच, यानी कि जो शाखा है सीरीज कॉम्बिनेशन की, उसमें हमेशा करंट क्या होगा, सेम होगा, यानी कि उसके जो रजिस्टर्स होंगे उनमें जो करंट है वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा। एंड थर्ड पॉइंट, वोल्टेजेज आर डिफरेंट, यानी कि वोल्टेजेज की बात करें तो विभवांतर क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी कि विभवांतर कैसा होगा, अलग अलग होगा। अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंसेज, जैसा रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से उनका जो वोल्टेजेज होगा यानी कि विभवांतर होगा रेजिस्टर्स का, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर हो गया, यानी कि इसका वोल्टेज V1 होगा, इसका V2, इसका V3 हो सकता है तीनों सेम हो। रीजन क्या है तीनों सेम होने का, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात ये है, एंड टू एंड कनेक्शन है, करंट रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन ब्रांच, और यहाँ पे वोल्टेजेज आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस, मतलब उसके रेजिस्टेंस के बेसिस पर जो विभवांतर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। विभवांतर आपको पता है कि इन 2 पॉइंट के बीच में लगता है, तो अगर हम इस रजिस्टर को माने तो इस रजिस्टर का कोई 2 पॉइंट हम ये ले लेते हैं, इस रजिस्टर का हम कोई 2 पॉइंट ये ले लेते हैं और यहीं पे तीसरे का ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस 2 पॉइंट के बीच V1 लगा है, इस 2 पॉइंट के बीच V2 लगा है और यहाँ 2 पॉइंट के बीच V3 वोल्टेज यानी कि विभवांतर है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को, देन आपको यहाँ पे इसका आर इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य प्रतिरोध बताते हैं कि कितना आएगा। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं 3 रजिस्टर्स हैं और 3 रजिस्टर्स को हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। तो हमने उनको एंड टू एंड कनेक्शन जैसे कि मैंने पहले लिखा है ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ऐसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका मान लेते हैं रेजिस्टेंस कितना है R1, इसका R2 एंड इसका R3 है। यहाँ पे हमने इसको एक बैटरी यानी कि या सेल से या बैटरी से जोड़ दिया। चलिए सेल से जोड़ देते हैं। आपको पता है सेल में 2 टर्मिनल हैं और यहाँ से इसको हमने की से जोड़ दिया, और की को जैसे ही हम ऑन करेंगे यानी कि की को जैसे ही हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ऐसे ऑन हो गया यानी कि बीच में डॉट्स का सिंबल, तो की क्या माना जाता है, ऑन माना जाता है। और जैसे ही की ऑन होगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। मान लेते हैं कितना करंट फ्लो होने लगा, I करंट फ्लो होने लगा, और ये जो I करंट है इस R1 से भी उतना ही जाएगा, R2 से भी उतना ही जाएगा, R3 से भी उतना ही जाएगा, और लास्ट में भी हमको I करंट मिलेगा।
और ये फिर से किस में इंटर करेगा, सेल में इंटर करेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमने आपको दर्शाई हैं, यानी कि एक तरीके से सेल से जो करंट मिल रहा है उतना ही करंट इन ब्रांच से होके जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं सेल का वोल्टेज कितना है, V है, तो ये वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो इसका वोल्टेज, इस वाले R1 का वोल्टेज कितना है, मान लेते हैं V1 है, ठीक है। यहीं पे R2 का जो वोल्टेज है ये मान लेते हैं कितना है, V2 है। और यहीं पे आपका जो R3 का वोल्टेज है ये मान लेते हैं कितना है, V3 है। क्लियर, तो ये हो गया। तो वोल्टेज भी यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि डिफरेंट मिलेगा। और ऐसे समय में आप अगर देखेंगे तो वोल्टेज का जो फॉर्मूला है, टोटल वोल्टेज जो सेल से मिल रहा है, ये किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे जितने भी आएंगे सबको आप ऐड करते जाएंगे उस ब्रांच के अंतर्गत। ये हो गया एक फॉर्मूला। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप Req की बात करेंगे, यानी कि इसको हम कहते हैं कौन सा प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये आपका क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी आएंगे उसको हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्ब। तो यहाँ पे आपका जो तुल्य प्रतिरोध है ये क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। क्लियर हो गया। वोल्टेज कितना है जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वह V1, V2 एंड V3, और यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध है ये क्या है, R1, R2 और R3 है। क्लियर हो गया। सेम ऐसे हम क्या करेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा सीरीज कॉम्बिनेशन का यहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो अगला हमारा है कौन सा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा आपको इसी में एडिट करके बता देते हैं। अगला कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ताकि आप क्लियरली इसको समझ सकें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अब हम बात करने जा रहे हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ध्यान से सुनिएगा, इसी में एडिटिंग करने जा रहे हैं, यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसी में हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन था, अब ये किस में हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन। और जो समांतर क्रम संयोजन है इसमें एंड टू एंड कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर जो आपको कनेक्शन मिलेगा ये कनेक्शन आपका कैसा होता है, बताते हैं हम आपको, कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं, और इसका एक सिरा, मतलब हर एक रेजिस्टेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होगा उसका एक सिरा एक कॉमन पॉइंट से और दूसरा सिरा दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़ा होता है। मतलब समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे जो हम बनाने जा रहे हैं, देखिए, एक रेजिस्टेंस है आपका, एक दूसरा रेजिस्टेंस है आपका, और एक तीसरा रेजिस्टेंस है आपका मान लेते हैं। और इसका पहला सिरा, ये इसका पहला सिरा, ये दूसरे वाले का पहला और तीसरे वाले का पहला, ये दूसरे का, ये पहले का दूसरा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का दूसरा सिरा है। तो ये सब के सब एक कॉमन पॉइंट से क्या होंगे, जुड़े होंगे। और ये कॉमन पॉइंट से जुड़े होने के कारण ही यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट से, और दूसरा इसका जो सिरा है ये दूसरे कॉमन पॉइंट से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। और इसीलिए इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप समझ गए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दिखेगा, और इन दो सिरों पर हम क्या लगा देंगे, इनके बीच बैटरी या सेल यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लिखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर्स आर connected at one common point, ठीक है, one common point and other ends are at another common point, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। मतलब यहाँ पे क्या है कि
जो रजिस्टर है इसका एक सिरा एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा होगा और दूसरा सिरा दूसरे कॉमन पॉइंट पे जुड़ा होगा। यहीं पे आप अगर देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट आप देख रहे हो सेम है, यहीं पे करंट की जगह हम लिखेंगे वोल्टेज। ध्यान से सुनिएगा, वोल्टेज रिमेन्स सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें, यानी कि जो आपका समांतर क्रम संयोजन है, इसमें जितने भी ब्रांच आप देख रहे हैं सब में क्या है, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, उतना ही होगा जितना इसके दोनों कॉमन पॉइंट्स के बीच सेल का होगा। ठीक है, यानी कि बैटरी का होगा। अब क्या चीज़ें डिफरेंट हो गई, अब ध्यान से सुनिएगा, ब्रांचेज बन गई हैं, और जब ब्रांचेज बन जाएंगी तो हर एक ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो होगा। इसमें I1 करंट, इसमें कितना I2 करंट और इसमें I3 करंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, करंट्स आर डिफरेंट इन ऑल ब्रांचेज। ठीक है, इन ऑल ब्रांचेज। तो यहाँ पे देखिए ये जंक्शन है, जंक्शन पे जैसे ही करंट सेल से पहुंचेगा तो वो अपने ब्रांच में बढ़ जाएगा। तो इस वाले ऊपर वाले में कुछ दूसरा करंट जाएगा, इस रजिस्टर में कुछ दूसरा जाएगा और इस वाले ब्रांच में कुछ दूसरा जाएगा, इसलिए करंट यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो करंट्स आर डिफरेंट इन ऑल ब्रांचेज। ठीक है, डिफरेंट हो जाते हैं यहीं पे। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने वोल्टेज को दिखाया V1 V2 V3, यहाँ पे हो जाएगा अब करंट, क्योंकि करंट अब बढ़ रहा है तो I1 I2 I3 हो जाएगा। और जो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आएगा वो हम तब देखेंगे जब हम पहले डायग्राम को यहाँ पे बना लें। तो चलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम पहले देखते हैं और देन आपको यहाँ पर इसका जो तुल्य प्रतिरोध है, यानी कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है REQ, उसको हम फिर यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो डायग्राम अब सेम टू सेम ऐसे बनेगा जैसा कि थोड़ा सा ऊपर मैंने हिंट दिया है। और ऐसे समय में जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में आपको मिलेगा कि वोल्टेज क्या है, इसका सेम रहेगा, यानी कि जितने भी रजिस्टर्स किस में रहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उनका वोल्टेज क्या है, सेम रहेगा। तो पहले तो हम फिर से एक बार पॉइंट्स को सारे पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर पहला क्या है कि वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एट वन कॉमन पॉइंट एंड अदर एंड्स आर एट अनदर कॉमन पॉइंट। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो जो रजिस्टर्स हैं, यानी कि जो आपके प्रतिरोधक हैं, जितने भी प्रतिरोधक हैं सबका एक सिरा, यानी कि एक एंड एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा होगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये इसका कॉमन पॉइंट है, तो इसका पहला सिरा एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा है और दूसरा सिरा यहाँ पर प्रत्येक रजिस्टर का किसी दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़ा होगा। तो ये दूसरा कॉमन पॉइंट हो गया। और यहीं पर मान लेते हैं इसको हम कहाँ पे, इसको किसी बैटरी से जोड़ते हैं इस कॉम्बिनेशन को। तो बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। आपको पता है बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, यानी कि सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। यानी कि बैटरी में एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, मोर देन वन सेल कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो ये हो गया, इसको हमने की से जोड़ा और की से जोड़ने के बाद हमने इस सर्किट को कंप्लीट किया। की ऑन है, इसमें से करंट फ्लो होगा। मान लेते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि कितना I करंट या I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जैसे ही जंक्शन पे पहुँचेगा, जंक्शन पे पहुँचते ही आपको पता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, आप आगे पढ़ोगे जब हम सेल पढ़ाएंगे इसमें तो किरचॉफ के नियम भी पढ़ाएंगे। और किरचॉफ्स लॉ में इनके दो नियम थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल कहते हैं, ठीक है, और सेकंड लॉ को वोल्टेज रूल कहते हैं या वोल्टेज डिवीजन रूल भी कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ जब अप्लाई करेंगे जंक्शन पर किसी भी, तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि जंक्शन पर जो करंट है उसका अलजेब्राइक सम हमेशा कितना होगा, शून्य होगा, यानी कि जीरो होगा। यानी कि करंट पे जब भी कभी कई ब्रांचेस दिखेंगे तो वहाँ पे जो करंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। और अगर किसी जंक्शन की तरफ जा रही होती है करंट, यानी कि जंक्शन की तरफ आ रही होती है, तो वहाँ पे वो वहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो जैसे कि
यहाँ पे जंक्शन से दूर जाना है तो यहाँ पे ये अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाएंगे, यानी कि I1, ये I2 और ये मान लेते हैं कितना हो गया I3। अब I1 करंट आपके रेजिस्टेंस R1 से जा रहा है, I2 करंट R2 से जा रहा है और I3 करंट R3 रेजिस्टेंस से होके जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से जंक्शन की तरफ जा रहा है और जंक्शन की तरफ अगर सारे करंट जा रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, फिर से यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे और फिर से हमको कितना करंट मिलेगा, I करंट फिर से हमको मिलेगा, यानी कि जितना करंट हम यहाँ से भेजे थे वही करंट हमको फिर से मिल गया। क्लियर हो गया। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मान लेते हैं हमारे पास वोल्टेज कितना है, सेल बैटरी का वोल्टेज V है और आपको पता है बैटरी भी उसी कॉमन पॉइंट से जुड़ी है, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा उसी कॉमन पॉइंट से जुड़ा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो वोल्टेज होता है, यानी कि जिसे हम विभवांतर कहते हैं, वो हमेशा याद रखिए कॉमन पॉइंट पे अगर हो तो हर एक उस कॉमन पॉइंट के भी जितने भी ब्रांचेज होंगे सब में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे अगर इस बैटरी का वोल्टेज V है तो इस रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज कितना होगा, V होगा, इसका भी वोल्टेज कितना होगा, V होगा, और R1 का भी वोल्टेज कितना होगा, V होगा। यानी कि जो वोल्टेज है इन ईच ब्रांच विल बी सेम इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें आपको मैंने लिखा भी है वोल्टेज, सेकंड पॉइंट देखिए, वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और वहीं पे तीसरा लिखा है करंट्स आर डिफरेंट इन ऑल ब्रांचेज। ठीक है, और पहला क्या था, वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर आर कनेक्टेड एट वन कॉमन पॉइंट, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, और दूसरा एंड भी एक दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर अगर हम इस सर्किट का Req निकालें, यानी कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है, जिसको हम क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको हम बता दें इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/Req इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके जितने भी होंगे सबको हम क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आपका रेजिस्टेंस यानी कि Req का क्या गया, फॉर्मूला आ गया। क्लियर हो गया। तो ये Req का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो पहले इधर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे और Req को कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, जिससे कि ये वैल्यू आपकी क्या हो जाए, निकल आती है। ठीक है, यानी कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो गया ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, जिसमें से हमने आपको आज बताया कितने, 2 बताए। पहला आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब आप मिश्रित यानी कि यहाँ पे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो वहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, इसीलिए यहाँ पे उसको बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ लिया है और साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, पैरेलल के साथ साथ आपने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, देन आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कार्बन रजिस्टर। क्या है अगला टॉपिक, कार्बन रजिस्टर्स, यानी कि कार्बन प्रतिरोधक। पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस अगर आपके आएंगे और हम जब इसके जो सेशंस हैं यानी कि जो क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होगा तो उसमें जब हम आपको बताएंगे और आपको यूट्यूब पे इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके क्वेश्चन आंसर के जो डिस्कशन है वो आप लाइव कर सकते हैं प्राइवेट चैनल पे। तो हम इसका जब डिस्कशन कराएंगे, अभी तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन और साथ ही साथ आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करते हुए चल रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, और इसके क्वेश्चंस भी हम आपको एक साथ बताएंगे, जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएं आपकी कि पहले थ्योरी आपको समझ में आए तो आप क्वेश्चन भी किसके आसानी तरीके से कर सकते हैं, इजी वे में कर पाएंगे। ग्रुपिंग ऑफ यहाँ पे रजिस्टर्स आपका कंप्लीट हो गया। और अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अब हम बताने जा रहे हैं क्या,
कार्बन रजिस्टर, जिसको हम कार्बन प्रतिरोधक भी कहते हैं, और इसी को कलर कोडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, कार्बन रजिस्टर का कलर कोडिंग यानी कि वर्ड कूट भी कहा जाता है। और वर्ड कूट कहने का मतलब क्या है समझिए, आपने कई सारे सर्किट देखे होंगे जिसमें टेलीविज़न और बहुत सारे आप घर में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, ठीक है, फ़ोन हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ लैपटॉप, कंप्यूटर और डिवाइसेस बहुत सारे हैं, जैसे एक लैपटॉप, कंप्यूटर, आपका रेडियो, इन सब में जब आप इसके सर्किट पैनल को देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे कार्बन रजिस्टर्स लगे होते हैं। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये चीज़ें बहुत ही क्लियरली हो जाएंगी कि हाँ यार मैंने इसको देखा था कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो हर एक लोगों को पता होता है कि कार्बन रजिस्टर है क्या, लेकिन वो देखा गया है। आपने कभी मैकेनिक की दुकान पे गए होंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखी होगी, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए इसका यूज क्यों पड़ता है और इससे हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक वो है कार्बन रजिस्टर्स। तो हमारा टॉपिक है कार्बन रजिस्टर्स, या इसी को हम कहेंगे, इसी को कहेंगे कलर कोडिंग। ठीक है, कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक, और इसी को वर्ड कूट भी कहते हैं। वर्ड मतलब कलर और कूट मतलब कोडिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको हम कार्बन रजिस्टर का एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये एक तरीके का बैंड इसमें होते हैं, 4 बैंड होते हैं और एक सरफेस होती है। इस सरफेस पर इसके 4 बैंड दिखाए जाते हैं, वो भी कलर्ड बैंड होते हैं। तो ये आपका मान लेते हैं कार्बन रजिस्टर्स का आउटर पोर्शन यानी कि सरफेस है, जिसके एक सिरे से और इधर से भी कुछ वायर निकला होता है ताकि हम सर्किट में इसको क्या कर सकते हैं, सोल्डिंग कर सकें यानी कि जोड़ सकें। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन रजिस्टर में एक बैंड यहाँ पे, एक बैंड ये, और एक बैंड यहाँ पे, और कुछ दूरी पर एक और बैंड होता है। ठीक है, इस बैंड को हम नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इस बैंड को नाम देते हैं बी, देन सी एंड देन आपका डी। तो ये 4 बैंड हैं और चारों बैंड कलर्ड होते हैं, जिनमें से डी वाला बैंड, अगर डी को बात करें तो डी को हम कहते हैं टॉलरेंस। डी को हम कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं सहनशीलता। क्या कह सकते हैं, सहनशीलता कह सकते हैं। ठीक है, और टॉलरेंस बोल सकते हैं। अब सहनशीलता हिंदी में लिखा है, आप लोग ये समझिए कि इसको टॉलरेंस कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 कलर का होता है, और या तो होगा ही नहीं, मतलब एक होगा गोल्ड का, एक होगा सिल्वर कलर में, या तो नो एनी कलर यानी कि बैंड अब्सेंट होगा। ठीक है, अगर गोल्ड का है तो टॉलरेंस हम लोग लेते हैं कितना, 5%। यहीं पे सिल्वर का है तो टॉलरेंस हम लोग कितना दिखते हैं इसमें, इसमें दिखते हैं 10%। और वहीं पे अगर नो एनी कलर है तो इसका टॉलरेंस कितना जाता है आपका 20% हम लिखते हैं। क्लियर हो गया। तो ये टॉलरेंस हो गया, किसके लिए, डी बैंड किस क्या बताता है, टॉलरेंस बताता है। यहीं पे जो बैंड है ए एंड बी, ए भी आपका क्या बताता है, डिजिट बताता है। बी जो है ये भी क्या बताता है, डिजिट यानी कि संख्या। सी जो है ये मल्टीप्लायर का काम करता है। मल्टीप्लायर का काम यानी कि गुणक इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गुणक का काम करता है। ठीक है, और ये डिजिट यानी कि ये सब के सब संख्याएं हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ए बैंड क्या है यहाँ पे, डिजिट यानी कि संख्या। बी बैंड क्या है, ये भी है आपका डिजिट यानी कि संख्या। सी क्या है, मल्टीप्लायर यानी कि गुणक। ठीक है, और यहीं पे डी क्या है, टॉलरेंस, जिसकी वैल्यू किस में लेते हैं, परसेंटेज में। और जब भी कभी हम इस कार्बन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को निकालते हैं और साथ ही साथ टॉलरेंस को देखते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या है, आर, कार्बन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला आता है ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस डी %। और यहाँ पे जो आप ये 10 की पावर सी देख रहे हैं, तो यहाँ 10 की पावर सी के बाद हम ओम का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमको यहीं पे मिल जाता है। लेकिन जो प्लस माइनस करके हम लिख रहे हैं,
ये जो प्लस माइनस D%, ये क्या है, टॉलरेंस है, मतलब कितना ज़्यादा और कितना कम ये टॉलरेट कर सकता है करंट को, यानी कि कितना, अगर रेजिस्टेंस टॉलरेंस 10% है तो 10% ज़्यादा, और यहाँ पे माइनस है तो 10% कम तक भी ये टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ये R कार्बन, यानी कि इस कार्बन रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो AB × 10⁻⁶ ओम, यहाँ तक तो फाइनल मिल गया, लेकिन टॉलरेंस अगर बैंड है तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा कितना कम टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला। अब कैसे करेंगे, ये कलर कोडिंग है, यहाँ डिफरेंट कलर के बैंड हैं, तो डी वाला तो आपको पता चल गया, गोल्ड, सिल्वर और नो एनी कलर, यानी कि ये 3 होंगे बस। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे ABC की बात करें तो ABC में इसको याद करने के लिए हम यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं, ये है 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक, 0 से लेकर 9 तक हम नंबर लिखने जा रहे हैं। नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, रुकिए इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, विजुअल हो जाए, और पास थोड़ा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर। और इन नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो 0 को हम यहाँ पे याद करने का ट्रिक बताते हैं आपको, बी रॉय, जिसके सामने जो लिखा है वैसे लिखना है, बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, वी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, ये आपको सिर्फ याद करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे बी फॉर क्या है, ब्लैक, नेक्स्ट बी का मतलब ब्राउन कलर का, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब है येलो कलर, यहीं पे जी का मतलब है ग्रीन, इस बी का मतलब है ब्लू कलर, यहाँ पे वी का मतलब है वायलेट, और जी का मतलब फिर से क्या है, ग्रे, एंड डब्ल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे वाइट। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपके क्या हो गया याद करने का तरीका, 0 से लेकर 9 तक का, बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट ऐसे दिया गया। तो ये आपके कलर बैंड के कोडिंग का याद करने का ट्रिक हो गया। तो अगर हम बात करें कार्बन रजिस्टर को क्यों यूज करते हैं, तो कार्बन रजिस्टर को यूज करने के लिए सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी जब हम कोई भी सर्किट को हम बनाते हैं, यानी कि सर्किट का रिपेयर करते हैं, तो रिपेयर करते समय हमारे पास वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि हम करंट बहुत तेज़ी से जा रहा है। आप लोग एमीटर और वोल्ट मीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर से चेक करते रहते हो, जब मैकेनिक को देखते हो तो 2 नीडल लेकर के वहाँ पे चेक करता है कि वोल्टेज कितना है, करंट कितना फ्लो रहा है। अब उसको कंट्रोल करना है, मान लो किसी सर्किट में हाई करंट जा रहा है और करंट जा रहा है तो उसको फ्यूज करता चला जा रहा है, तो उसको रोकना पड़ेगा कि नहीं रोकना पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे कार्बन रजिस्टर्स बनाए रखते हैं, जिसमें से जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक रिंग होते हैं, किस पे, ये देखिए रिंग है, ओसी पे कलर्ड प्रिंट होता है, मतलब वो बताया रहता है कि ये कलर का वैल्यू कितना है। अब ऐसे तो हम छोटे छोटे चीज़ों पे लिख नहीं सकते सही से, तो इसीलिए वहाँ पे बैंड बना दिया जाता है। बैंड बनाने से फ़ायदा क्या मिलता है कि यहाँ से ये पता चल जाता है कि कौन से कलर को हम, अगर कलर का हम ये नंबर देख लें तो यहाँ से हम सीधे सीधे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और जितना ज़रूरत का रेजिस्टेंस चाहिए उतने ज़रूरत का हम कार्बन रजिस्टर उस सर्किट में वहाँ पे फिक्स कर दें, ताकि करंट और बाकी चीज़ें हमारी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए और हमारा सर्किट क्या हो जाए, रिपेयर हो जाए। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। तो ये आपका कार्बन रजिस्टर है। कार्बन रजिस्टर्स का यूज़ कहाँ करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे एक्सेस करंट हो रहा होता है, यानी कि अगर किसी सर्किट में या कहीं पे भी हमें रजिस्टर लगा के करंट के फ्लो को थोड़ा सा कम करना होता है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, रिपेयरिंग के समय हम वहाँ पे कार्बन रजिस्टर फिट कर देते हैं। क्लियर हो गया।
तो ये चीज़ें हैं, कार्बन रजिस्टर नाम है, यानी कि कार्बन का बना हुआ रजिस्टर है और इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं ऐसे ही, और उन वैल्यूज के लिए यहाँ पे कलर बैंड बने होते हैं जिसमें से 4 बैंड हैं A B C D। A B को हम डिजिट बैंड कहते हैं, C को हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणक कहते हैं और D को हम टॉलरेंस यानी कि सहन शक्ति या सहनशीलता कहते हैं। तो चलिए मान लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके मान लेते हैं। पहला बैंड आपका रेड, दूसरा येलो, C वाला आपका ब्राउन एंड D आपका सिल्वर है। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे इस फॉर्मूले में उठाएंगे और पुट कर देंगे। तो यहाँ से R कार्बन जब निकालोगे, R कार्बन, तो R कार्बन निकालने पे आपको सीधे सीधे क्या मिलेगा, पहले A देखो, A है फिर B है, A कैसा है रेड, और रेड देखोगे तो रेड के आगे आप कितना मिलेगा 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2, डिजिट को ऐसे लिखना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर क्या लिखा है, B लिखा है, और B देखो येलो कलर का है तो येलो पे आ जाओ, यहाँ पे कितना होगा 4, तो 2 के बाद कितना लिखोगे 4। रेड कितना हो गया आपका, देखेंगे रेड हो गया 2 पे, येलो हो गया 4 पे, तो 2 and 4 लिखा, इंटू लिखा, इंटू के बाद 10 की पावर C देखेंगे, C कैसा है ब्राउन कलर का, C कैसा है ब्राउन कलर का, तो अब देखेंगे ब्राउन को पावर कितना मिला है 1, तो C ब्राउन है तो यहाँ पावर 1 करेंगे, फिर ओम का सिंबल लगाएंगे, प्लस माइनस टॉलरेंस देखेंगे, तो टॉलरेंस आप देख रहे हैं तो सिल्वर कलर के लिए, और सिल्वर यानी कि आपके चांदी के कलर का अगर बैंड यहाँ पे होगा तो उसके लिए कितना परसेंट लिखते हैं 10%, और यही क्या हो जाएगा इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यानी कि 24 × 10 की पावर 1 ओम ये रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे टॉलरेंस कितना है प्लस माइनस कितना है 10%, क्योंकि बैंड किसका था, सिल्वर बैंड का था। तो ये हो गया कार्बन रजिस्टर निकालने का फार्मूला। ठीक है, यानी कि कार्बन रजिस्टर का जो छोटे छोटे कार्बन रजिस्टर्स होते हैं ये इनको निकालने का एक फार्मूला है AB × 10 की पावर C, और साथ ही साथ AB × 10 की पावर C ओम प्लस माइनस D%। क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मैंने कार्बन रजिस्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर और स्ट्रेचिंग ऑफ वायर बताया। बाकी के जो पॉइंट्स हैं या जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।